हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्वेश्चन नंबर 1 to 6। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ब्रैकेट में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ऑप्शंस चूज करना है और फिर इसे फिल करना है। मैं यहाँ पर टिक लगाती जाऊंगी, आप उसे फिल करते जाना। चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट इसमें है एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। बताइए यहाँ पर क्या है कि सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जो है वो एज प्रोडक्शन के अनुपात में वो बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। तो राइट क्या होगा इसमें आंसर कि जो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोडक्शन के अनुपात में बढ़ा या नहीं, वो नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हैज़ नॉट इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम आएंगे वर्कर्स इन द सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड। कौन से सेक्टर के वर्कर्स जो हैं वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। कौन से सेक्टर के, वो हैं टर्शरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी जो सेक्टर है वो प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी भी प्रोड्यूस करता है, बट जो टर्शरी सेक्टर है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। तो टर्शरी सेक्टर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता। अगर यहाँ पर हम सेकंड ऑप्शन ले लेते एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर तो खुद ही एक प्रोडक्शन है, जो कि हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर के लोग वो प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पर क्या है कि कौन से सेक्टर के वर्कर्स जो हैं वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं करते, वो आएंगे टर्शरी। तो राइट इसमें आएगा हमारा ऑप्शन टर्शरी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द सेक्टर एंजॉय जॉब सिक्योरिटी। कौन से सेक्टर के वर्कर्स जो हैं वो जॉब सिक्योरिटी एंजॉय करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड। या फिर कह सकते हैं कि कौन से सेक्टर के वर्कर्स जो हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलती है, ऑर्गेनाइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड। वो हैं ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि ये जो संगठित क्षेत्र हैं ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते हैं, ये इनको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। अनऑर्गेनाइज्ड जो है वो उन्हें जॉब सिक्योरिटी उनके पास नहीं होती। आज उनके पास काम है, कल को काम नहीं होगा, काम के घंटे भी नहीं निश्चित होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हमारा ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा है अ प्रपोर्शन ऑफ लेबर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यहाँ पर लार्ज होगा या स्मॉल होगा। क्या है कि इंडिया में ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लेबर्स का प्रपोर्शन जो है वो क्या है, लार्ज या स्मॉल। वो है लार्ज। इंडिया में लार्ज प्रपोर्शन में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर्स जो हैं वो काम करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा लार्ज, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर अनऑर्गेनाइज तरीके से लोग काम करते हैं। फिफ्थ है हमारा कॉटन इज अ प्रोडक्ट एंड क्लोथ इज अ प्रोडक्ट। कॉटन, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, आपको दो फिल करने हैं। यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड। कॉटन क्या है, कॉटन है नेचुरल प्रोडक्ट। और आगे क्लोथ की बात हो रही है, क्लोथ क्या होगा, क्लोथ होगा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि कॉटन जो है वो हमें प्लांट से मिल रहा है और उसी कॉटन को कई प्रोसेस के बाद हम कपड़े का रूप देते हैं, क्लोथ का रूप। तो कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट एंड क्लोथ इज अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा कॉटन। यहाँ पर आ गया कॉटन एंड सेकेंड में आपका मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 6, द एक्टिविटीज इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स आर। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट या इंटरडिपेंडेंट। वो क्या होंगी, वो होंगी इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर जो हैं वो टर्शरी पे डिपेंडेंट होते हैं और टर्शरी जो है वो प्राइमरी पे डिपेंडेंट होता है, सेकेंडरी पर डिपेंडेंट होता है। कैसे, प्राइमरी में हम क्या देखते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंडरी क्या है,
मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या फिर मार्केट में सेल करना, ये काम कौन करता है? ये करता है टर्शरी करता है। तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है वो डिपेंडेंट है टर्शरी पे, एंड टर्शरी जो है वो इन पर डिपेंडेंट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी पे। क्यों? क्योंकि उसको इसी से काम मिल रहा है, वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी को की हेल्प कर रहा है जिससे कि वो डेवलप हो रहे हैं, और उनकी हेल्प से टर्शरी जो है वो डेवलप हो रहा क्योंकि उसे काम मिल रहा है। तो ये क्या है? इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है वो, ना कि इंडिपेंडेंट है। तो जो राइट आंसर इसमें होगा वो होगा इंटरडिपेंडेंट। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो हमें चूज करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको देखना है। ये फर्स्ट इसमें है ए, द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का क्लासिफिकेशन जो है किस बेस पर होता है? ऑप्शंस है एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइजेस। चलिए बताइए, अब इसमें फर्स्ट जो है उस पर हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन की बात करें तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही हमें मिलेगी उसी तरीके की कि अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं वो गलत पाए जाते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा, या फिर आपने चीटिंग की तो आपको हटा दिया जाएगा। तो जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस जो होती हैं वो तो दोनों जगह सेम हो सकती हैं, तो इस बेस पर हम उन्हें क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं। द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो भी सेम हो सकती है, इस आधार पर भी नहीं कर सकते हैं। ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज, ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज जो है उसके आधार पर कि एंटरप्राइजेस की जो ओनरशिप है उसके बेस पर हम पता कर सकते हैं, या उसके बेस पर हम क्लासिफाइड कर सकते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में। अगर फोर्थ ऑप्शन भी देखना चाहें, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइजेस, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि नंबर्स जो हैं वो भी कुछ भी हो सकते हैं। कई बार पब्लिक सेक्टर में भी वही बहुत सारे लोग हो सकते हैं एंड प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, या फिर दोनों जगह कम हो सकते हैं। तो जो नंबर्स हैं वर्कर्स के ये नहीं डिसाइड करते, बेस जो उसका होगा किस आधार पर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को क्लासिफाइड किया जा सकता है। राइट आंसर होगा ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट हम देखेंगे बी, प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन। देखिए किस सेक्टर में इस तरीके की एक्टिविटी होती है जो कि प्रोडक्शन जो है, मोस्टली प्रोडक्शन जो है वो नेचुरल तरीके से होगा। ठीक है, कौन से सेक्टर में इस तरह की एक्टिविटी आपको मिलेगी कि मोस्टली प्रोडक्शन जो है वो नेचुरल होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टर्शरी हम देख रहे हैं वो एक में ही आ रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी की बात करते हैं तो मोस्टली जो प्रोडक्शन है वो अधिकांशतः प्रोडक्शन जो है वो कैसे हो रहा है? नेचुरल तरीके से। वो किस में होता है? वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में होता है, क्योंकि प्राइमरी में हमारा एग्रीकल्चर आता है, एपिकल्चर आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, माइनिंग आता है। ये सब क्या है? ये सब हमारा नेचुरल तरीके से ही तो हो रहा है। माइनिंग नेचुरल, हॉर्टिकल्चर नेचुरल, एपिकल्चर नेचुरल, एग्रीकल्चर नेचुरल, ये सब क्या है? नेचुरल प्रोसेस से ही हो रहा है। तो ये हमारा किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में। प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इन द एक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर। राइट आंसर होगा ऑप्शन जो फर्स्ट है, प्राइमरी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी। यहाँ पर है जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ड्यूरिंग पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर ईयर के दौरान प्रोड्यूस किन चीज़ों के लिए जीडीपी जो है उसकी टोटल वैल्यू है। तो जीडीपी क्या हुआ आपका? जीडीपी हो गया सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक, अब यहाँ पे ग्रॉस वर्ड आ रहा है या सकल घरेलू उत्पाद आ रहा है, उसी से हमें समझना है। इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें इंटरमीडिएट की जो भूमिका है, मध्यस्थ की जो भूमिका है, उसे हम पहले ही हटा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर बच रहा है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसकी बात करेंगे तो किसी पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस किन चीज़ों की टोटल वैल्यू है जीडीपी? वो है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन से मतलब है। तो ग्रॉस कब आएगा? जैसे अगर कोई खेती हुई, अब क्या होगा?
उस कटाई हुई, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद जो फाइनल हमें मिलता है अनाज, उसकी बात हो रही है। फाइनल जो अनाज मिलेगा, फाइनल जो प्रोडक्शन मिलेगा, उसकी बात हो रही है। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर आएगा। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें डी हमारा है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन 2013-14 इज बिटवीन %। यहाँ पर जीडीपी के टर्म में बताना है टर्शरी सेक्टर की शेयरिंग बिटवीन 2013-14। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले से हमेशा से हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो उसकी शेयरिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रही है। समय के साथ साथ हम देखते हैं 1973 से 74 के बीच में, वहाँ से लेके अगले 40 ईयर्स में सभी सेक्टर जो हैं उनमें काफ़ी प्रोग्रेस हुई, जिसमें कि टर्शरी भी है, और जो कि इतनी तेज़ी से आगे आके प्रोग्रेस हुई उसमें कि 2013-14 में हम देखते हैं जीडीपी की शेयरिंग जो है, जीडीपी में जो जीडीपी के टर्म में जो उसकी शेयरिंग है वो कितनी आएगी, वो आएगी 50 to 60% आ गई। जीडीपी के टर्म में टर्शरी सेक्टर की शेयरिंग जो है वो 50 to 60, 2013-14 के बीच में वो 50 to 60% तक हो गई। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है मैच द फॉलोइंग, मैच कराना है, किससे किसका मैच है। चलिए देखते हैं। वन साइड पे है प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय फार्मिंग सेक्टर एंड अदर साइड पे है सम पॉसिबल मेजर्स। ठीक है, अब हमें देखना है वन साइड पे क्या है कि जो फार्मिंग सेक्टर जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो है, अदर साइड पे उसके लिए कुछ उपाय हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं उसे दूर किया जा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। फर्स्ट वन साइड पे हमारा अनइरिगेटेड लैंड, लो प्राइस फॉर क्रॉप्स, थर्ड है डेब्ट बर्डन, 4 है नो जॉब इन द ऑफ सीजन, 5 है हमारा कंपेल टू सेल देयर ग्रेन्स टू लोकल ट्रेडर सून आफ्टर हार्वेस्ट। ठीक है, अदर साइड पे हमारा क्या है जो उसके लिए पॉसिबल उपाय बताए गए हैं वो क्या है। ए है सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल्स, बी कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज, सी प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट, डी है कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स बाय द गवर्नमेंट, एंड ई है हमारा बैंक्स टू प्रोवाइड क्रेडिट विथ लो इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या है और उसे किससे मैच कराएंगे जिससे कि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। फर्स्ट है अनइरिगेटेड लैंड। अनइरिगेटेड लैंड है तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो इरिगेशन का इंतज़ाम करेगी। कैसे? गवर्नमेंट उसके लिए कैनाल्स वगैरह बनाएगी जिससे कि वो लैंड जो है उसकी सिंचाई हो सके। तो अनइरिगेटेड लैंड जो है फर्स्ट हमारा उसे हम मैच कराएंगे डी से। डी में क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन कराया जाएगा जिससे कि ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। नेक्स्ट है लो प्राइस फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए लो प्राइस मिल रहा है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किए हैं, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़ बनाई हैं जहां पर ग्रेन्स जो हैं उनके लिए उचित कीमत मिल सके। तो इसे हम मैच कराएंगे सेकेंड को बी से। फिर थर्ड हमारा है डेप्ट बर्डन। डेप्ट बर्डन कर्ज भार, तो इसमें होता क्या है, लोगों को ज़रूरत है पैसों की तो क्या करते हैं, किसी से भी जाके कर्ज ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं, उसके लिए उन्हें एक अच्छा खासा इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है, मतलब काफ़ी इंटरेस्ट उसके एवज में उन्हें पे करना पड़ता है। जो वो साहूकार से या किसी और से ले लेते हैं उसके लिए उन्हें इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने सोल्यूशन निकाला। डेब्ट बर्डन जो है उसे कम करने के लिए बैंक्स टू प्रोवाइड क्रेडिट विथ लो इंटरेस्ट रेट पे लोन जो है वो अवेलेबल कराने की व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि डेब्ट बर्डन जो है, कर्ज भार जो है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि लो इंटरेस्ट यहाँ पर रहेगा तो कर्ज भार जो है वो ज़्यादा नहीं होगा। फोर्थ है नो जॉब इन द ऑफ सीजन। ऑफ सीजन है, खेती का समय नहीं है तो क्या है, ऑफ सीजन है तो उस समय में जॉब नहीं है। जॉब नहीं होने पर क्या है, इसके लिए भी सोल्यूशन है, सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल्स। वहाँ पर एग्रो बेस्ड मिल्स जो हैं वो उनकी स्थापना हो गई है, वो सेट कर दी गई हैं जिससे कि लोग वहाँ पर काम कर सके। नो जॉब इन द ऑफ सीजन को हम मैच कराएंगे ए से, सेटिंग अप एग्रो बेस्ड मिल्स। अब हमारा लास्ट बच रहा है, फिफ्थ है कंपेल टू सेल देयर ग्रेन्स टू लोकल ट्रेडर्स सून आफ्टर हार्वेस्ट। कटाई के तुरंत बाद
जो लोकल ट्रेडर्स हैं उनको अपना अनाज बेचने की विवशता। तो लोगों के पास क्या होता है, कटाई हो गई, रखने की जगह नहीं है, मौसम की बात है, तो लोग क्या करते हैं, मजबूर होते हैं, उनके पास व्यवस्था होती है कि जल्दी किसी को बेच दें अपना जो ग्रेन्स है, अनाज है, तो उसके लिए वो किसी को भी बेच देते हैं। लोकल ट्रेडर्स जो हैं, जिससे कम कीमत मिलती है। अब इन्हें तुरंत कटाई हुई हो, इनके पास समय नहीं कि और जगह ये पता करें, और जगह जाएं, इन्हें तुरंत बेचना है। तो उससे क्या होगा कि इन्हें तुरंत बेचने की व्यवस्था है, और जो लोकल ट्रेडर्स हैं इसके एवज में उन्हें कम देंगे अमाउंट। इसका भी सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स बाय गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो उनके फूड ग्रेन्स हैं उनकी वसूली कर ली जाती है, और उसके एवज में इन्हें अच्छी पेमेंट मिलती है, जो लोकल ट्रेडर से ये नहीं पा सकते थे। और इससे होता क्या है, वो जाके गोदामों में वो रख दिया जाता है, जिससे कि जो पब्लिक है उसके पास ये अनाज जो है वो सही रेट पर पहुँचता है। इससे क्या होता है, इससे दोनों का फ़ायदा होता है। जो हार्वेस्टिंग कर रहा है उसका भी फ़ायदा है, क्योंकि उसे सही कीमत मिल गई, और अदर जो पर्सन है, पब्लिक है, जो उसे अनाज खरीदने हैं, उसे भी वो जब वो सरकारी अनाज लेगा तो उसे सही कीमत पे वो मिल सकेंगे। इसमें हालांकि गवर्नमेंट के पैसे ज़्यादा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फैसिलिटीज़ देनी है पब्लिक को, जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसलिए वहाँ पर जो हार्वेस्टिंग कर रहा है उसे भी सही कीमत मिल जाएगी, और जो पब्लिक खरीद रही है उसे भी सही कीमत मिल जाएगी। तो इस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनका सल्यूशन इधर है। इनके द्वारा ये प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, या ख़त्म किया जा सकता है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, फाइंड द ऑड वन आउट एंड से वाई। यहाँ पर क्या है कि आपके सामने कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं, आपको हर ग्रुप्स में से देखना है कि कौन सा ऑड है और क्यों है, आपको बताना है। चलिए इसमें फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट हमारा है टूरिस्ट गाइड, धोबी, टेलर, पॉटर। ये है टूरिस्ट गाइड, धोबी, टेलर, पॉटर। इनमें से कौन होगा, इनमें से जो टूरिस्ट गाइड है, देखिए टूरिस्ट गाइड जो है वो क्या होगा, वो इनमें से ऑड वन आउट होगा। क्यों होगा, क्योंकि टूरिस्ट गाइड जो है वो कहाँ से आता है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से आता है। अदर को हम देखें, धोबी, टेलर, पॉटर, ये कहाँ से आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से आते हैं। तो टूरिस्ट गाइड इज द ऑड वन आउट बिकॉज दे आर फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर, बट टेलर, धोबी एंड पॉटर कम्स फ्रॉम ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है। सेकंड हम देखते हैं, टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर एंड लॉयर। इनमें से कौन होगा, इनमें से वेजिटेबल वेंडर जो है वो इसमें से ऑड वन आउट होगा। क्यों होगा, द वेजिटेबल वेंडर इज द ऑड वन आउट बिकॉज दे वर्क्स इन द प्राइमरी सेक्टर, वाइल टीचर, लॉयर एंड डॉक्टर कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर। ठीक है। तो जो वेजिटेबल वेंडर है वो प्राइमरी सेक्टर से आता है, इसलिए वो इसमें से ऑड होगा। और बाकी अदर जो हैं, टीचर, डॉक्टर एंड लॉयर जो हैं, ये कहाँ से आएंगे, ये टर्शियरी सेक्टर से आते हैं, क्योंकि टर्शियरी सेक्टर में सेवा क्षेत्र वाले लोग आते हैं, तो वहाँ पर सर्विस सेक्टर वाले लोग आते हैं, तो वो टीचर, लॉयर एंड डॉक्टर जो हैं वो टर्शियरी से आते हैं, इसलिए ऑड वन आउट इसमें से कौन सा होगा, वो होगा वेजिटेबल वेंडर। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड हमारा है पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर, पुलिस कांस्टेबल। तो इनमें से कौन होगा ऑड वन आउट, इनमें से ऑड वन आउट होगा कॉबलर। कॉबलर क्यों होगा, क्योंकि सोल्जर पे मैंने टिक कर दिया, कॉबलर जो है वो ऑड वन आउट होगा। यहाँ पर पोस्टमैन, सोल्जर एंड पुलिस कांस्टेबल जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर से आते हैं, वहीं कॉबलर जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। ठीक है। उसके अलावा हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी आता है, और पोस्टमैन, पुलिस एंड कांस्टेबल जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से भी आते हैं। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ हमारा है एमटीएनएल, इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, जेट एयरवेज, ऑल इंडिया रेडियो। अब इनकी बात करें तो एमटीएनएल, इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया एंड ऑल इंडिया रेडियो, ये सब क्या हैं, ये सब गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। और वहीं अगर हम बात करें एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया क्या है, वो प्राइवेट सेक्टर का है। ठीक है। जेट एयरवेज इज द ऑड वन आउट बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है। जेट एयरवेज क्या है, प्राइवेट कंपनी है। एंड अदर जो है एमटीएनएल, इंडियन रेलवेज, एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, ये सभी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, ये सभी सरकारी कंपनीज़ हैं। ठीक है। ये सभी गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है एंड क्यों है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, अ रिसर्च स्कॉलर लुक्ड एट द वर्किंग पीपल इन द सिटी ऑफ सूरत एंड फाउंड द फॉलोइंग, कंप्लीट द टेबल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन दिस सिटी। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक रिसर्च स्कॉलर जिसने जो कि सूरत के वर्कर से मिला, वहाँ के उसके आधार पर उसने एक डेटा तैयार किया, एक टेबल जो है वो
वो बनाई, आपको वो टेबल जो है कंप्लीट करनी है और आगे आपको आंसर करना है कि अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वाले वर्कर्स का परसेंटेज क्या है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फर्स्ट पोर्शन की कि टेबल हमें कंप्लीट करनी है। मेरी टेबल यहाँ कंप्लीट है, जो ब्लू पोर्शन है ये वाला आपको कंप्लीट करना रहेगा। चलिए यहाँ पर प्लेस ऑफ वर्क, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल, इसमें फर्स्ट क्या लिखा है, इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड हैं तो वो क्या होंगे, वो ऑर्गेनाइज्ड में आएंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड हैं तो वहाँ पे काम जो होगा वो ऑर्गेनाइज तरीके से होगा। वहाँ के जो वर्कर्स होंगे उनके काम के घंटे निश्चित होंगे और उसके अलावा काम करने पे उन्हें ओवर टाइम भी मिलेगा, उनको जॉब की सिक्योरिटी भी रहेगी कि हाँ उनके पास काम जो है वो रहेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे अनऑर्गेनाइज तरीके से कि आज काम है कल नहीं है, तो उस तरीके से नहीं रहेगा इसमें। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर काम होगा। इनका परसेंटेज जो है वो है 15। नेक्स्ट हम देखते हैं ओन शॉप्स, ऑफिस, क्लिनिक्स इन मार्केट प्लेस विथ फॉर्मल लाइसेंस। क्लिनिक्स एंड ऑफिस, शॉप्स, ये सारी चीज़ें मार्केट प्लेस में है जो कि फॉर्मल लाइसेंस के साथ है, फॉर्मल लाइसेंस के साथ है, यानी कि वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑर्गेनाइज। इनका परसेंटेज क्या है, 15 है। ठीक, ये परसेंटेज यहाँ आपको दिया हुआ था। नेक्स्ट है पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स। डोमेस्टिक वर्कर्स हुए, स्ट्रीट वर्कर्स हुए, या जो लोग स्ट्रीट पे काम करते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हुए। जैसे कि हम अगर देखेंगे अपने घरों में आसपास देखेंगे जो वर्कर्स आते हैं, जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं घर काम करने वाले वो हैं, या स्ट्रीट पे जो ठेला वगैरह लगाते हैं, सामान बेचते हैं, उस तरीके के लोग। तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड में आएंगे, क्योंकि इनके काम के घंटे वगैरह निश्चित नहीं होंगे, ये किसी भी समय आए, या फिर कह सकते हैं या ये ओवर टाइम भी कर रहे हैं, इनको अलग से कुछ नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि इनको कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहेगी। अभी ये काम कर रहे हैं, सीज़न है कर रहे हैं, नहीं सीज़न है तो उनका वो काम उस चीज़ का बंद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। ये क्या, किस में आएंगे, ये आएंगे अनऑर्गेनाइज्ड में आएंगे। ठीक है, इनका परसेंटेज कितना दिया हुआ है, परसेंटेज इनका दिया हुआ है 20। अब लास्ट हमारा यहाँ पर है वर्किंग इन स्मॉल वर्कशॉप यूजुअली नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। किसी स्मॉल वर्कशॉप में जो काम कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड भी नहीं, यानी यहाँ काम कैसे हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का जो नेचर है वो कैसा होगा, रोजगार का वो नेचर होगा अनऑर्गेनाइज। तो यहाँ पर अनऑर्गेनाइज तरीके से काम होगा, कोई जो एम्प्लॉय हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कोई लेगा, वहाँ वो आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ओवर टाइम के फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलेंगी, आगे जो इंश्योरेंस वगैरह हैं वो भी नहीं मिलेंगे, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हैं कि उनको नहीं मिलेंगी ये सारी फैसिलिटीज़। ये क्या है, अनऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। इनका परसेंटेज कितना होगा, तो ये इतने हमें परसेंटेज दिए थे, ऊपर के जो 3 थे उनके परसेंटेज, तो 15 हो गया आपके 30 एंड 20 प्लस कर दिया वो हो गया 50। अब बचा कितना, 50। तो इसमें आ गए जो हमारी 4th कैटेगरी है, इसमें आ गए 50%। ठीक है, तो यहाँ पर 50% वर्कर्स जो हैं वो आ गए अनऑर्गेनाइज्ड वाले में आ गए। अब आगे का हमारा ये टेबल हो गई कंप्लीट। अब आगे का क्या है कि आगे का क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन दिस सिटी। इस सिटी में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में तरीके से काम करने वाले लोगों का परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा ऑर्गेनाइज में 15 है, ऑर्गेनाइज में यहाँ भी 15 है, अनऑर्गेनाइज कितना है 20 है, और यहाँ पर अनऑर्गेनाइज में ही 50 है। तो हमें क्या करना है, अनऑर्गेनाइज वाले को टोटल कर देना है। तो ये एंड ये जो है ये मिला के हो गया 70। ये आपके सेकेंड पोर्शन का जो क्वेश्चन है कि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का परसेंटेज आपको बताना है, तो वो हो गया आपका 70%। सॉरी, ये आपका हो गया 70%। ठीक है, तो ये सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया
70%। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टेबल कैसे कंप्लीट करनी है और आगे का जो आंसर आपको देना था सेकंड पार्ट का वो भी। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इज यूजफुल, एक्सप्लेन हाउ। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनका इसमें क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में क्लासिफिकेशन जो है वो यूज़फुल कैसे है, इसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्लासिफिकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है, इससे पहले के चैप्टर में, कि उसमें क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में जब ये क्लासिफिकेशन होता है तो इससे हमें पता चलता है बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड हैं, वहाँ पर हम देखेंगे टर्शरी एंड सेकेंडरी सेक्टर जो है उसे प्राथमिकता दी जाती है, उसे प्रायोरिटी दी जाती है। वहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो सेकेंडरी एंड टर्शरी में लगी हुई है। और वहीं हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या है, प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर लोग लगे हुए हैं। अगर इंडिया की भी बात करते तो इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग लगे हैं। समय के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हमने देखा 2013-14 तक कंडीशन जो है वो काफ़ी चेंज हो गई। टर्शरी एंड सेकेंडरी को भी हमारे यहाँ प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाने लगी, जिसकी वजह से जीडीपी वगैरह जो है वो काफ़ी बढ़ी। तो इस तरह से ये यूज़फुल कैसे है, यूज़फुल ऐसे है कि उससे पता चलता है कंट्री डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है। ठीक है, वहाँ के जो ये क्लासिफिकेशन है इसके आधार पर हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो डेवलप्ड होंगी वहाँ पर सेकेंडरी एंड टर्शरी में काम ज़्यादा हो रहा होगा। हम देख रहे हैं इंडिया भी बढ़ रहा है आगे, तो इंडिया में 13-14 तक हमने देखा टर्शरी का जो जीडीपी में योगदान था वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, द क्लासिफिकेशन इज वेरी यूजफुल बिकॉज एज वी हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द कंडीशन ऑफ द कंट्री एज वेल एज द ऑक्यूपेशंस फॉलोड इन द कंट्री। तो जो कंट्रीज में जो फॉलो होते हैं ऑक्यूपेशंस, उसके आधार पर हम देख सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन हमें समझ में आ सकता है कि कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। ठीक, अब ये कैसे यूजफुल है, कंट्रीब्यूट्स थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री के डेवलपमेंट में इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि इस तरह से जो क्लासिफिकेशन ये हो जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हम देख रहे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या है, वहाँ पर टर्शरी वाले लोग ज़्यादा हैं, तो कंट्रीब्यूशन जो है टर्शरी एंड सेकेंडरी का कंट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो कंट्री जो है वो ज़्यादा डेवलप होगी। एबिलिटी टू एम्प्लॉय पीपल, इनमें अगर जो क्लासिफिकेशन है इसके आधार पर हम समझ सकते हैं वहाँ पर एबिलिटी जो है एम्प्लॉयज़ को रखने की वो ज़्यादा बढ़ेगी। अगर सेकेंडरी एंड टर्शरी जो सेक्टर हैं, जैसे जब ये बढ़ेंगे उनमें लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ बहुत सारी आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ रख रही हैं, तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी ये दे रही हैं। तो ये जो टर्शरी एंड सेकेंडरी का जो प्रोग्रेस हो रही है उससे क्या हो रहा है, उससे एबिलिटी टू एम्प्लॉय पीपल जो कंपनीज़ हैं उसमें लोगों को रोज़गार देने की क्षमता जो है वो बढ़ रही है। इट्स कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो है वो मतलब जीडीपी जो है वो बढ़ रही है इसकी वजह से। ठीक है, हेल्प इन नेशनल इनकम, इससे नेशनल इनकम में हेल्प मिलती है। सेकेंडरी एंड टर्शरी जो क्लासिफिकेशन है इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पर सेकेंडरी एंड टर्शरी में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा है, तो जो ये क्लासिफिकेशन है इसके आधार को हम समझ सकते हैं। तो जो ध्यान देना होगा तो टर्शरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी पे भी ध्यान देना होगा, उस पर से ध्यान नहीं हटाना होगा, लेकिन टर्शरी एंड सेकेंडरी जो है उसे भी हम प्राथमिकता देंगे, उसे भी हम प्रायोरिटी देंगे, जिससे कि नेशनल इनकम जो है उसमें हेल्प मिलेगी। तो जो ये क्लासिफिकेशन है इस तरह से यूज़फुल है कि चीज़ों को समझने में, फिर आगे उस हिसाब से काम करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। तो बच्चों इस तरह हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।